चलो, हमने कल एक नया एक्ट चालू किया था, उस एक्ट का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। बच्चों ये एक्ट कब आया था? 2000। ठीक है, तो एक न्यू एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है, आईटी रिलेटेड है कि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सबको ऑनलाइन रिकग्निशन मिल गया है, लीगल रिकग्निशन। अगर आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर रहे हो, अगर आप ऑनलाइन कोई साइन कर रहे हो, मतलब ई साइन या डिजिटल सिग्नेचर, या अगर आप ऑनलाइन कोई शॉपिंग कर रहे हो, तो ये सब अब वैलिड हो गया है लीगली। ठीक है, तो ये इस एक्ट के आने के बाद वैलिड हुआ है। अब इसमें लीगल रिकग्निशन किस किस को मिला है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करना चाहता है, मतलब डेली बेसिस पे अपने अकाउंट्स मेंटेन करना चाहता है लेकिन कंप्यूटर में, तो क्या वो लीगली सही है? उसको बोलेंगे कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स दो, पेपर में लेके आओ अपने सारे अकाउंट्स। तो ये लीगल रिकग्निशन किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। उसके बाद फिर ये लीगल रिकग्निशन किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को। अगर आप एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड या फिर आरबीआई एक्ट में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स देते हो, जैसे कोई ई फाइलिंग्स हो गई, कोई ई फॉर्म्स हो गए, तो अगर आप ई डॉक्यूमेंट्स, कोई अग्रीमेंट्स देते हो, तो वो अगर आपके ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली साइंड है, तो ये एक्ट में भी अब उनको एज प्रूफ या जैसे भी जिस भी फॉर्म में कोर्ट मांगेगा वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। और लास्ट है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स। कुछ गवर्नमेंट की पोर्टल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उसमें अगर आप फॉर्म फाइलिंग करते हो, जैसे इंस्टीट्यूट के फॉर्म्स आप लोग ऑनलाइन फाइल करते हो, तो वो लीगली वैलिड हो गए। अगर आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया मतलब एक्सेप्टेबल। आपको क्या फिजिकल भी एक फॉर्म भेजना पड़ता है क्या? नहीं भेजना पड़ता है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। वैसी कंपनीज के केस में कुछ फाइलिंग्स होती हैं, जो एक पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसके अंदर बच्चों कुछ फॉर्म्स पता है कि तुम लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़े हैं, कुछ फॉर्म्स डायरेक्टर रिलेटेड कौन से फॉर्म्स होते हैं? वहां तक नहीं पहुंचे होगे तो कौन से फॉर्म्स? एमओए, एओए सुना है? ये तो सबने सुना होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और ये अब ई जनरेट हो गए। पहले रिसेंटली जब एक V2 पोर्टल था हमारा, उसमें हम फिजिकल एमओए बनाते थे, सब लोग साइन करते थे और फिर वो अटैच करते थे। अब ऑनलाइन वो जनरेट होता है। आप ऑनलाइन सारे अपने ऑब्जेक्ट्स लिखो, एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स, मेन ऑब्जेक्ट्स, ऑनलाइन सब डिजिटल सिग्नेचर अपने लगाएंगे, मतलब ई सिग्नेचर्स लगाएंगे और फिर वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप अगर किसी कंपनी से बोलोगे ना अपना एमओए एओए दो, तो वो ई वाला डॉक्यूमेंट आपको देगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल नहीं होते, कोई एक फॉलो करो। गवर्नमेंट बोलता है कोई एक फॉलो, या तो आप ई मेंटेन करो या फिर आप फिजिकल मेंटेन करो। ऐसे ही फॉर्म्स हो जाते हैं। ये सुने एओसी 4 और एमजीटी 7, एमजीटी 14 सुना है? ठीक है, ये एनुअल रिटर्न फॉर्म्स होते हैं। एमजीटी 14 में क्या फाइल करते हैं अपन? अपने स्पेशल रेजोल्यूशंस। तो एक कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, यानी बोर्ड मीटिंग का कोई रेजोल्यूशन बना है तो उसको हम बोर्ड रेजोल्यूशन बोलेंगे। बोर्ड रेजोल्यूशन में अगर किसी एक डायरेक्टर को हमने ऑथराइज किया है कि आज जो हमने जितना डिस्कशन किया है मीटिंग में, अगर एक डायरेक्टर इसमें ई साइन करेगा अपना इस रेजोल्यूशन में, या फिर अपना कोई डिजिटल सिग्नेचर लगाएगा, तो वो डॉक्यूमेंट यानी वो बीआर भी एक्सेप्टेबल है, बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर ये बीआर इस एमजीटी 14 में अटैच करेंगे तो ये एमजीटी 14 भी ऑनलाइन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग है जो गवर्नमेंट को जाएगा, मतलब आरओसी को अपनी, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो आज हम रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग्स को भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को भी देते हैं। ठीक है, इसी एक्ट में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स या रिकॉर्ड्स को लेके कोई टैम्परिंग हो रही है, कोई हैकिंग हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट ऑफेंसेस डिस्क्राइब्ड है कि किस किस चीज को हम ऑफेंस बोलते हैं और किस ऑफेंस की कितनी पेनाल्टी लगेगी। चलो बच्चों, तुम लोग बताओगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऑब्जेक्ट्स हमने क्या पढ़े थे? गौरव अभी तो बताए चैप्टर की समरी में। क्या आईटी एक्ट क्यों आया है गौरव? ठीक है, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को लीगली रिकॉग्नाइज करने के लिए आईटी एक्ट आया है। और दूसरा जिया, बाकी के दो
ई फाइलिंग्स अंडर गवर्नमेंट एजेंसीज अगर आप करोगे, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर गवर्नमेंट एजेंसीज को इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करोगे तो वो भी फैसिलिटेट या करता है। और कुछ एक्ट्स हैं हमारे, जैसे एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड, आरबीआई एक्ट और बैंकर्स बुक रनर एविडेंस एक्ट। इन एक्ट्स को अमेंड किया गया है कि अगर आप इन एक्ट्स के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे तो वो भी एक्सेप्टेबल होंगे। ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट लगे तो आप लोग पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट हमने देखा था ये एक्ट किसको एक्सेप्टेबल या एप्लीकेबल नहीं है। कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स है जिसको ये एक्ट नहीं है। तरुण, गुड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों तुम लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पता है क्या होते हैं? चेक पता है क्या होता है? चेक, ठीक है, चेक हम बैंक को देते हैं, बैंक से फिर कोई भी पर्सन अपन एनकैश करा सकते हैं अगर अपने पास कोई चेक है तो चेक को छोड़ के 2 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक प्रॉमिसरी नोट और एक बिल ऑफ एक्सचेंज। प्रॉमिसरी नोट पता है क्या होता है? देखो, प्रॉमिसरी नोट होता है कि एक डॉक्यूमेंट में कोई पर्सन साइन करके अपना नाम लिख के बोल रहा है, आई साक्षी स्वानी विल पे अमाउंट ऑफ 10,000 टू नम्रति इतना इतना, और फिर मैंने साइन कर दिया, मतलब नम्रता इस डेट को। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि इतनी डेट पे मैं इतना अमाउंट पे करूंगी, ये मैंने प्रॉमिस करके एक नोट में लिख के दे दिया है, ये फिजिकली एक्सेप्टेबल होता है, ये इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेप्टेबल नहीं होता है। इसलिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। और इसी सब्जेक्ट में हमको एक अलग से एक्ट है जिसका नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसमें हम ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या, किसी ने किसी को सेल करी, जब वो सेल करता है तो वो साथ में बिल ऑफ एक्सचेंज भी देता है कि इतना अमाउंट तुम्हें इस सेल का पे करना है। तो इन दोनों को आईटी एक्ट नहीं लगता। दूसरा है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी यानी किसी और को हम ऑथराइज कर रहे हैं कि हमारे बिहाफ में जाके रिप्रेजेंट हो जाओ, हमारे बिहाफ में आके आप साइन कर सकते हो, हमारे बिहाफ में आके, जैसे एक एडवोकेट को आप पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो, वो आपके बिहाफ में कोर्ट में अपीयर होता है। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी कोर्ट को हमेशा फिजिकल चाहिए। आप व्हाट्सएप मैसेज दिखाओगे कि इस पर्सन को पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने दी हुई है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, मतलब पावर ऑफ अटॉर्नी में भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा है ट्रस्ट और विल। ट्रस्ट का एक अलग से एक्ट है, इसलिए उस पर भी एप्लीकेबल नहीं है। विल मतलब वसीयत। कोई मरने से पहले अगर कुछ अपने पॉइंट्स लिखना चाहता है कि मेरी ये प्रॉपर्टी मैं इसको दूंगा, मेरे ये गहने में इसको दूंगा, मेरे ये वाला कैश में इसको दूंगा, ये सब अगर वो फिजिकली देगा तो एक्सेप्टेबल है। वो रैंडमली अगर ईमेल और व्हाट्सएप पे लिखेगा तो एक्सेप्ट हम नहीं करेंगे। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी लैंड, बिल्डिंग, इन सब की रजिस्ट्री कैसे होती है? फिजिकल जाके होती है। अभी तक ऑनलाइन हम बैठ के प्रॉपर्टीज खरीद पा रहे हैं क्या? मतलब रजिस्ट्री वगैरह पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे, तो इस पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो किन 4-5 बातों पे एक्ट एप्लीकेबल नहीं है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अदर देन चेक, पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, विल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल या कन्वेंस। ठीक है, फिर हमने कुछ डेफिनेशंस देखी थी, एक्सेस यानी किसी की भी कंप्यूटर में एंटर होना। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। मानसी क्या होता है ये? तो पब्लिक की और प्राइवेट की। ठीक है, ये एक सिस्टम है। ठीक है, ये थोड़ा टेक्निकल आईटी वर्ड है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। जब भी आप साइन करते हो, हमने कल एक प्रॉपर डिस्कशन किया था डिजिटल सिग्नेचर लेके। डिजिटल सिग्नेचर एक पेन ड्राइव जैसा एक टोकन होता है जिसको आप कंप्यूटर में अफिक्स करते हो, आप उसमें अपना साइन कर सकते हो। तो डिजिटल सिग्नेचर एक टोकन के अंदर डाउनलोड होता है। ठीक है, देयर सर्टिफाइंग अथॉरिटीज जो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, वो एक टोकन के अंदर देती है जो पेन ड्राइव जैसा दिखता है। उसमें 2 कीज होती है, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। प्राइवेट की यानी कि आपके पास उस की का पासवर्ड है, आपने डाल दिया 1 2 3 4 5 6, तो फिर वो डिजिटल सिग्नेचर अफिक्स होके साइन हो जाएगा। पब्लिक की यानी जिसको आप वो साइन डॉक्यूमेंट दे रहे हो वो उसको वेरीफाई कर सके कि इसी पर्सन ने इसमें साइन
किया है। बहुत सिंपल। अभी हम ई फाइलिंग्स देख रहे थे, एमजीटी 14 और एमओए एओए, ये सब ऑनलाइन हम गवर्नमेंट को देते हैं। तो जब आप अपनी डिजिटल सिग्नेचर लगा के दोगे तो गवर्नमेंट कैसे वेरीफाई करेगा कि हाँ उसी पर्सन ने ये साइन किया है? पब्लिक की थ्रू। और आप प्राइवेट की तो आप खुद डालते हो, ठीक है। अब हमने देखा था कंप्यूटर की डेफिनेशन। अंशिका, कंप्यूटर क्या होता है? नहीं, कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहां से हो गया? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक। 3 पॉइंट्स में था, क्या परफॉर्म करता है ये? बाय, पहले मीन्स है, फिर परफॉर्म्स है, फिर बाय है और इंक्लूड्स है। 4 चीजें हैं। क्या क्या है? मीन्स, परफॉर्म्स, बाय और इंक्लूड्स। मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, अदर हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस। अब परफॉर्म क्या करता है ये? अर्थमेटिकल। परफॉर्म क्या करता है? लॉजिकल, अर्थमेटिकल, मेमोरी फंक्शंस। बाय कैसे परफॉर्म करता है? इंपल्सेस। और इंक्लूड क्या करता है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कम्युनिकेशंस विच आर कनेक्टेड विद कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। बच्चों, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को डिफाइन नहीं कर पाते हैं हम जब कोई आंसर राइटिंग में हमसे पूछता है। तो ये इतना बड़ा उसका डेफिनेशन है आईटी एक्ट के अंदर। तो इसको हमने याद किया। हमें पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिकली सारे काम कर लेता है, ह्यूमन से फास्ट हो सकता है। देयर लॉट ऑफ साइंटिफिक थिंग जो हमें पता है, जो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। पर जब हमें लीगली इस चीज को याद करना है कि एक्चुअल में कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या है, तो कंप्यूटर का डेफिनेशन है कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग डिवाइस है। ठीक है, हमें पता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक चीज है ये। उसके बाद फिर ये एक सिस्टम है जो परफॉर्म करता है लॉजिकल, अर्थमेटिकल एंड मेमोरी फंक्शंस। जब यहाँ से आप कर्सर मूव करते हो फिर वो मेमोरी में भी चले जाते हैं, सब हमने बचपन में देखा हुआ है। उसके बाद फिर वो किसके थ्रू करता है? बाय मैनिपुलेशन, जो हमने ऊपर पढ़े, इलेक्ट्रॉनिकल, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक चीजों को, उनको मैनिपुलेट करके ये सारे फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। और इसमें सब कुछ आ जाता है, आउटपुट, इनपुट, डेटा, स्टोरेज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। अब कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क भी आता है, कंप्यूटर भी आता है और कंप्यूटर सिस्टम भी आता है। सब कुछ कवर हो जाता है कंप्यूटर की डेफिनेशन में। ठीक है, अब आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर मतलब ऑथेंटिकेशन। अगर किसी डॉक्यूमेंट में अगर आपने डीएससी लगा दी है तो मतलब वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करता है कि यस दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन साइंड। उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट वो बना देता है। ठीक है, अब सिक्योर सिस्टम क्या होता है? 3 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है उसके अंदर, बताओ। सिक्योर्ड रहेगा, जो आप इंटेंशन दोगे उसी फैसिलिटीज में काम करेगा, और लाइबिलिटी एंड करेक्ट, रिलायबिलिटी एंड करेक्ट ओपिनियन देगा। और देखो, हम पढ़ रहे हैं सिक्योर सिस्टम। सिक्योर सिस्टम यानी जो आपका कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, वो इस, वैसे तो आगे हमें बताया गया कि प्रिस्क्राइब सिस्टम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे ये सिक्योर्ड रहना चाहिए। अब हमने देखा उसमें 4 पॉइंट कि अगर आपके पास सिक्योर सिस्टम है, यानी कि आपके पास एंटीवायरस आपके कंप्यूटर में डला हुआ है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अनऑथराइज एक्सेस और मिसयूज को पकड़ेगा कि आप ऑथराइज नहीं हो इस कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, फिर वो देखेगा कि इसकी रिलायबिलिटी और करेक्ट करेगा ऑपरेशंस को। फिर वो क्या करेगा? वही इन फंक्शंस इंटेंटली परफॉर्म करेगा जो आप चाहते हो। और उसके बाद जनरली एक्सेप्टेड सिक्योर्ड प्रोसीजर फॉलो करेगा। जनरली एक्सेप्टेड सिक्योरिटी प्रोसीजर कौन से हैं? जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें प्रिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, चलो अब हम आज, मैंने ये डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पढ़ने को बोला था। क्या होता है? कुछ डिफरेंस समझ आया?
कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है। ई साइन और डिजिटल साइन, ई साइन भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना देता है और डिजिटल सिग्नेचर भी उसको एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में डीएससी लगा के ऑथेंटिकेट कर देता है। देखो, डिजिटल सिग्नेचर दैट इज ऑथेंटिकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय अ सब्सक्राइबर बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब मुझे अगर किसी डॉक्यूमेंट में साइन करना है तो मैं सब्सक्राइबर हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में साइन लगा रही हूं और साइन लगाने के बाद, डिजिटल सिग्नेचर लगाने के बाद वो डॉक्यूमेंट को डिजिटल सिग्नेचर ने ऑथेंटिकेट कर दिया है। अब ये सब कहां हुआ है? ये सब इलेक्ट्रॉनिकली हुआ है, तो इसलिए उन्होंने मेंशन कर दिया बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब इज रिकॉग्नाइज द वैलिड मेथड ऑफ ऑथेंटिकेशन। Authentication is to give effect by use of asymmetric crypto and hash functions। अभी हमने पढ़ा, मतलब ऑथेंटिकेशन कैसे हो जाता है एक डॉक्यूमेंट का, जब प्राइवेट की और पब्लिक की दोनों आ जाते हैं। मतलब अगर मैंने पासवर्ड यहाँ से डाला 1 2 3 4 5 6 प्राइवेट की, मैंने क्रिएट कर ली अपने डीएससी, सामने वाले के पास जब डॉक्यूमेंट गया उसको वेरीफाई करना था कि ओके ये डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है और ये डॉक्यूमेंट साइंड है। वेरिफिकेशन के लिए उसने पब्लिक की डाला जो उसके पास भी था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो सेक्शन 3 बताता है डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 3A क्या बताता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से कौन सा सेक्शन डील कर रहा है? 3A provides notwithstanding anything contained in 3(1) but subject to provision subsection 2 a subscriber may authenticate any electronic record by such electronic signature or electronic authentication technique। बच्चों मैंने कल भी बताया था डिजिटल सिग्नेचर ऐसा दिखता है, मैं दिखा दे रही हूं। साइन होने के बाद डिजिटल सिग्नेचर ऐसा दिखता है, सिग्नेचर वैलिड, उसके बाद डिजिटली साइन बाय प्लॉट सॉफ्ट एलएलसी, मतलब अगर मैं साइन करूंगी तो आ जाएगा डिजिटली साइन बाय साक्षी आसवानी, पूरा नाम, डेट और टाइम आज का आ जाएगा कि मैंने इस टाइम पे ये डॉक्यूमेंट इस दिन को साइन किया था, और मेरी लोकेशन भी आ जाएगी, मैं किस लोकेशन से कर रही हूँ। अगर जबलपुर से बैठ के करूंगी तो उसमें जबलपुर लिख के आ जाएगा, ठीक है। इसमें यूएसए लिख के आया है, इंडिया लिख के आ सकता है, ठीक है। अब बच्चों जब इतनी सारी डिटेल्स मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में इतनी डिटेल्स नहीं मिलती हैं, ये एक मेजर डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऐसा दिखता है, बस एक सॉफ्टवेयर से आपने एक साइन डिजाइन कर लिया है अपना कि मेरा एक्चुअल में साइन ऐसा होता है, एग्जैक्ट सेम साइन वो आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जैसे चेक है, चेक में क्या डिजिटल सिग्नेचर लगा के चेक दे सकते हो क्या बैंक को कैसा साइन चाहिए होता है? जब बैंक अकाउंट ओपन करते टाइम आपने जो साइन किया, कितने नाटक करते हैं, साइन मैच नहीं है, साइन मैच नहीं है, तो उनको एज इट इज वैसा साइन चाहिए होता है जो आपने बैंक ओपन अकाउंट करते टाइम साइन दिया होगा। आपके पैन में जो साइन है वैसा साइन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला साइन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स में लग जाता है, और ये वाला साइन कुछ जगह पे जहां पे डीएससी एक्सेप्टेबल नहीं होता है वहां ये एक्सेप्ट हो जाता है। जैसे अभी हमारे कंपनीज एक्ट में डीएससी को वैलिडेशन दे दिया है कि आपने डीएससी लगाई ना तो एक्सेप्टेबल है। इससे पहले अगर वो ई साइन कर देते थे ना तो एक्सेप्टेबल है, डीएससी पहले एक्सेप्ट नहीं होती थी। मतलब फॉर्म्स में तो आप लगा ही रहे हो, जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स दे रहे हैं उसमें तो हमने मैंडेटरी किया है कि डीएससी लगा के ही आपको अपलोड करना है। अब जो बोर्ड रेजोल्यूशंस, ऑडिट रिपोर्ट्स आप अटैच कर रहे हो उसमें डिजिटल सिग्नेचर लगाओगे ना तो अब वो एक्सेप्टेबल है, अब वो आरओसी उसको ले लेता है कि हाँ ये वैलिड डॉक्यूमेंट है, ऑथेंटिकेट होके आया है। पहले ई साइन करते थे तो चलता था, ठीक है, अब दोनों चीजें चलने लग गई हैं। Any for the purpose of above, any electronic signature or electronic authentication technique shall be considered reliable if। अब उसकी reliability कब आएगी? पहला, the signature creation data or authentication data within the context in which they are used linked to the signatory or as the case may be the authenticator and to that no other person। इसका मतलब है कि जिसने वो साइन किया है वो ही उसमें ऑल्टरेशंस या कुछ कर सकता है और कोई उसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तभी उसकी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। ये मैंने कल भी बताया था कि अगर एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, एक तुम लोगों का कोई एमओए पता है तुम लोग को, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने सारे पेजेस होते हैं? ठीक है, मान लो 10 पेजेस हैं ऑलमोस्ट, मेन ऑब्जेक्ट्स और एंसिलरी मिला के, और लास्ट पेज में सब सब्सक्राइबर्स का यानी शेयर होल्डर्स का नाम आता है, उनकी डिटेल्स आती है और उनका डीएससी यहाँ लगता है, और लास्ट में सीएस का भी साइन होता है, ठीक है। अब जब ये डॉक्यूमेंट में सीएस ने साइन किया है और यहाँ पे डायरेक्टर को अब कुछ एमओए में चेंज कराना है, ठीक है, अब उसने डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट में जिसमें हमने साइन वाइन किया था उसमें फर्स्ट या सेकंड पेज में उसने
चेंजेस कर दिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली सारे डीएससीज रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, वो डीएससीज नहीं रहेंगे फिर वो, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंट में चेंज कर दिया। जो डॉक्यूमेंट था आपने उसमें साइन किया था, आपने बताया था मेरा मेन ऑब्जेक्ट है कि मैं एक स्टार्टअप चलाऊंगा जिसमें मैं आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट था। एंसिलरी था कि हाँ मैं गवर्नमेंट के साथ डील करूंगा और मर्जर अमलगमेशंस करूंगा, अब शेयर्स इशू करूंगा, बाय बैक कर सकता हूँ, ये सब क्या एंसिलरी ऑब्जेक्ट्स थे। अब आपने बोला कि आईटी सर्विसेज के लिए सारे डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया, सीएस ने भी अप्रूव किया कि सही है अपलोड कर सकते हैं, मैं सर्टिफाई कर दिया सीएस ने। अभी ये जो आईटी सर्विसेज है ये एक डायरेक्टर ने जाके चेंज करके बोल दिया हम तो कार बेचने का काम करेंगे, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ कार्स, चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली आपके डीएससीज यहां से रिमूव हो जाएंगे क्योंकि आप डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस कर रहे हो। तो डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का वैलिडेशन इतना बनाया हुआ है कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी हेरा फेरी करते हो तो वो चेंज हो जाते, मतलब डीएससीज हट जाते हैं कि आपने चेंज किया है। पेन ड्राइव आपके पास है, ठीक है, पेन ड्राइव आपके पास है, अब आपने डॉक्यूमेंट शेयर किया किसी को, उसने क्या किया मर्ज कर दिया आपके डॉक्यूमेंट, मतलब एमओए था इसके साथ एओए भी लगा दिया, तो आपके डिजिटल सिग्नेचर सारे हट जाएंगे। आपका कहना है कि कोई और साइन कर सकता है क्या? आप जब तक पेन ड्राइव नहीं दोगे तब तक कोई साइन नहीं कर सकता इसमें, ठीक है, कोई भी इसको साइन नहीं कर सकता। ये जो मैंने दिखाया अभी स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉनिक साइन, ये कोई कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकता, ये ऐसे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। एक और चीज होती है डीएससी में, इस पे मैं क्लिक करूंगी ना, अगर कंप्यूटर में दिखता है जब इस पे क्लिक करूंगी ना तो ऊपर आ जाता है पूरा पूरा लिखा हुआ सिग्नेटरी प्रॉपर्टीज, हाँ ये वैलिड सिग्नेचर है वगैरह वगैरह। अगर इसमें कुछ एरर होता है ना कि कॉपी पेस्ट होता है वो, तो वो क्लिक होके बोलता है कि ये वैलिड नहीं है सिग्नेचर। तो हमेशा साइन जब हो जाता है ना, और जब आप फॉर्म अपलोड करते हो वेबसाइट्स पे, अगर आपका सिग्नेचर वैलिड नहीं है, जो मैं बोल रही हूँ कि वो क्लिक करने पे दिखता है कि वैलिड है, वो लेगा ही नहीं फॉर्म कि आपने डीएससी लगाया ही नहीं है फॉर्म में, वो डायरेक्टली बोल देगा दिस डॉक्यूमेंट हैज नॉट बीन साइंड। तो वो वैलिड होता है ऑनलाइन, वही मैं बता रही हूँ प्राइवेट की और पब्लिक की। जब आपने अपना डीएससी साइन कर दिया, ठीक है, वो वैलिड हो गया, अब जब सामने मैं अपलोड कर रही हूँ तो वो पब्लिक की जब लगा रहा है तो उसको तो डीएससी दिख ही नहीं रहा है क्योंकि वैलिड सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। ये जो ग्रीन टिक मार्क आया है ना, ये नहीं आएगा ना अगर, तो सिग्नेचर नहीं लगा है, मतलब कुछ गड़बड़ है, सही से नहीं लगा है, टोकन में प्रॉब्लम है, डीएससी सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम है। अच्छा, डीएससी 2 साल के लिए मिलता है, फिर वो एक्सपायर होता है, फिर रिन्यू भी होता है, ठीक है। The signature creation data or authentication data were at the timing under the control of the signatory as the case may be। पहला पॉइंट है within the context, ठीक है, दूसरा पॉइंट है under the कंट्रोल, बाकी सारे पॉइंट सेम है। विद इन द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज हो रहे हैं वो किसके पास है? जो सिग्नेटरी है, या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव जिसको उसने डीएससी दी होगी यूज करने के लिए। दूसरा जो सिग्नेटरी है या क्रिएशन ऑफ डेटा है उसके कंट्रोल में है उसका डिजिटल सिग्नेचर लगाना, तभी उसकी रिलायबिलिटी होगी। अब देखो पॉइंट आ गया, एनी ऑल्टरेशन टू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर मेड अफिक्स सच सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल, ठीक है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स में ऑल्टरेशंस करोगे तो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एनी ऑल्टरेशन टू द इंफॉर्मेशन मेड आफ्टर इट्स ऑथेंटिकेशन बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज डिटेक्टेबल, तो इंफॉर्मेशन भी चेंज करोगे तो वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इट फुलफिल्स सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब टाइम टू टाइम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और प्रिस्क्राइब करना चाहे तो फिर वो प्रिस्क्राइब करके वो सब चीजें उसकी रिलायबिलिटी पे चली जाएंगी। बच्चों हम टॉपिक क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, ठीक है। अब और डिजिटल सिग्नेचर, सेक्शन 3 बोलता है डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? ऑथेंटिकेट करना। सेक्शन 3A सेम सेक्शन है, बस ए लगा दिया कि अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। डिफरेंस अभी हम देख लेंगे। फिर हम देख रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी कैसे हम जज करते हैं। पहला, विद इन द कंट्रोल, विद इन द कॉन्टेक्स्ट, अंडर द कंट्रोल ऑफ द सिग्नेटरी, डिटेक्ट कर सकते हो अगर एनी ऑल्टरेशन मेड विद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, एनी ऑल्टरेशन मेड विद इंफॉर्मेशन वो भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और एनी अदर मैटर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। अब डिफरेंस देखते हैं, मीनिंग देखो। An electronic signature is a digital form of web link signature that is legally binding and secure। मैंने बताया था ये किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके आप अपना ऐसे सिग्नेचर बना सकते हो, ठीक है। तो एक वेब लिंक के थ्रू आपका एक सिग्नेचर बन जाता है। डिजिटल सिग्नेचर इज सिक्योर्ड सिग्नेचर दैट वर्क्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड रिलाइज ऑन पब्लिक की। फिर जब पब्लिक की और प्राइवेट की बात आ जाती है तब क्या आ जाता है? डीएससी, और ये भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही है।
ये क्या करता है, इट इज यूज टू वेरीफाई अ डॉक्यूमेंट, मतलब जनरली किसी ने साइन कर दिया तो वेरीफाई हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक साइन किया हुआ। इट इज यूज्ड फॉर अ सिक्योरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब डीएससी लगा दी तो आपका डॉक्यूमेंट और ज्यादा सिक्योर हो गया है। द वैलिडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज नॉट परफॉर्म्ड बाय एनी ट्रस्टेड सर्टिफाइड अथॉरिटी और ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर्स। मैंने क्या बताया था कि जैसे पेंटा साइन में कल एक वर्ड यूज, ऐसे लॉट्स ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटीज है, कंट्रोलर है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ, तुम लोगों की बुक में इमेजेस भी बनी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अथॉरिटीज बनाई हैं, ठीक है। एक हमने कल देखा था पेंटा साइन, अगर आप पेंटा साइन के थ्रू अपनी डीएससी बनाते हो तो वो एक सर्टिफाइड अथॉरिटी के थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ई साइन के लिए ऐसी कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटीज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए कुछ नहीं, वो एक वेब लिंक में क्रिएट आप कर लेते हो, ठीक है। While validation of digital signature is performed by trusted certified authority and trusted service provider, it is vulnerable to tamper as these are fewer security features in electronic signature। हम tamper कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को, कैसे कर सकते हैं मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने ये साइन किया हुआ है, ठीक है, अगर तुमने स्निप टूल, पता है किसी को, नहीं पता होगा, पता है, ऐसे ना कंप्यूटर लैपटॉप में ऐसे सिजर्स टाइप बनी होती है, ठीक है, उससे आप क्या कर, जैसे स्क्रीनशॉट, पता है लैपटॉप का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सपोज स्क्रीनशॉट ले लिया तुमने अभी मेरी स्क्रीन का और इतना सिग्नेचर क्रॉप कर लिया, इतना सिग्नेचर क्रॉप करके तुमने एक बोर्ड रेजोल्यूशन में लगा दिया। अब बोर्ड रेजोल्यूशन में क्लिक करोगे तो वो अलग से दिखेगा कि कॉपी पेस्टेड है ऑब्वियसली, फिर आपने उसका एक और तरीका है, उसका झोल वोल किया तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर तो दिख रहा है, उसमें क्लिक करके क्या ये आता है कि ये वैलिड है। ई सिग्नेचर में नहीं आता है, डीएससी में आता है। वही मैं बोल रही हूँ, डीएससी को आप कॉपी नहीं कर सकते, ई साइन को आप कॉपी करके कहीं और पेस्ट करके आगे एक और झोल है वो करके हो जाता है, ठीक है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर को आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। तो ई साइन टैंपर हो सकता है, डिजिटल सिग्नेचर टैंपर नहीं हो सकता। जब आप लोग बीइंग सीएस भी किसी का डिजिटल सिग्नेचर यूज करोगे ना, तो आप लोगों को भी ये होगा कि आप जिसका भी डिजिटल सिग्नेचर यूज कर रहे हो, बीइंग सीएस आपके पास बहुत सारे डिजिटल सिग्नेचर्स होंगे डायरेक्टर्स के, तो उन डायरेक्टर्स से आपको एक डॉक्यूमेंट साइन कराना पड़ेगा कि भाई मैं ये कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैंने कुछ फॉर्म्स ऑफ फाइलिंग, वो नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर वो देना चाहे तो वो दे सकते हैं, इसके लिए मैं डिजिटल सिग्नेचर इनको यूज करने की परमिशन देता हूं, ठीक है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि तुम्हारे पास डिजिटल सिग्नेचर उनकी परमिशन से है, ठीक है। कभी भी वो आके बोल देंगे हमने तो बोला ही नहीं था, कैसे लगा दिया डिजिटल सिग्नेचर, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप उनसे पहले एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट में साइन करा लो फिजिकली या ईमेल के थ्रू, भाई कंफर्मेशन ले लो कि हम आपका डीएससी यूज कर सकते हैं, ठीक है। While digital signature is highly secure as it is comprised more security फीचर्स, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कैन नॉट बी वेरीफाइड, क्योंकि इसमें पब्लिक की प्राइवेट की जैसी कोई चीज नहीं होती है। डिजिटल सिग्नेचर कैन बी वेरीफाइड व्हेन इट इज साइंड फ्रॉम द क्रिएटर या सिग्नेटरी, द अदर पर्सन कैन वेरीफाइड कि यस दिस पर्सन हैज साइंड द डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसमें नाम, डेट, लोकेशन सब क्लियर आता है। अब मैं कुछ भी साइन कर दूंगी तो तुमको थोड़ी रीड करते आएगा कि साक्षी लिखा है, ठीक है। ई साइन में verbal, electronic ticks or scanned signatures are common types of e-signatures. Type of digital signature include Adobe and Microsoft। ये ऐसे क्यों बता रहा है, क्योंकि DSC सिर्फ Adobe या Microsoft में ही लगती है। एक Adobe आता है PDF, Adobe PDF, Acrobat, ठीक है, उसमें ही डिजिटल सिग्नेचर आप लगा पाते हो, कहीं से भी कैसे भी डिजिटल सिग्नेचर नहीं लगती है। और जो ई साइन है वो तो इलेक्ट्रॉनिक टिक, कॉपी पेस्ट जो मैं बोल रही हूँ, स्कैन होके भी आ जाती है, वो कैसे भी लग सकती है। इट इज सिंपल टू यूज एट इट हैज लेसर लेवल ऑफ एविडेंशियल वैल्यू और इट इज जनरली प्रेफर्ड बिकॉज मोर ऑथेंटिसिटी। और डीएससी लगाने के लिए एक बार सीखना भी पड़ता है कि एक्चुअल वो कैसे लगती है। सीखने के बाद ऑफ कोर्स सिंपल है, ऐसे कभी नहीं समझ आएगा कि डिजिटल सिग्नेचर कैसे लगती है। पीडीएफ खोलने के बाद भी देर कि हाँ हमको सर्टिफिकेट में जाना है, फिर डिजिटली साइन करना है और फिर साइन करना है, ठीक है। तो कितने डिफरेंस हो गए? 7, ठीक है। पहले मीनिंग बताया है, फिर पर्पस बताया है, फिर क्या बताया है? वैलिडेशन, फिर क्या बताया है? सिक्योरिटी, फिर वेरिफिकेशन, फिर टाइप और यूटिलिटी। तो मीनिंग में क्या आ गया? वेब लिंक से आता है ई साइन, और ये डिजिटल सिग्नेचर भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है पर वो यूजिंग पब्लिक कीज, ठीक है। अब पर्पस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक का वेरीफाई करना और डिजिटल सिग्नेचर का
सिक्योर करना। वैलिडेशन किसकी ज्यादा है? डीएससी की। क्यों? क्योंकि वो ट्रस्टेड सर्टिफाइंग अथॉरिटी से आता है और ट्रस्टेड सर्विस प्रोवाइडर से आता है। क्या ई सिग्नेचर किसी ट्रस्टेड से आता है? क्या नहीं आता है। ठीक है। सिक्योरिटी टैंपरिंग ई सिग्नेचर में हो सकती है, डिजिटल सिग्नेचर आर हाईली सिक्योर्ड। ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि किसने साइन किया है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर को हम वेरीफाई कर सकते हैं। टाइप्स क्या है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहां कहां से जनरेट हो जाता है? वर्बल, स्कैंटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट, स्टैंड सिग्नेचर। और जो डिजिटल सिग्नेचर वो किस पे ओपन हो जाता है? अडोब और माइक्रोसॉफ्ट। यूटिलिटी क्या है? सिंपल है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की, और उसमें हाईली ऑथेंटिकेशन मिलता है। ठीक है। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं है, मैं शेयर कर दूंगी आज। ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। द एक्ट ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मतलब कि अब जितने हमने पहले ही ऑब्जेक्ट पढ़ लिया था कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होंगे, चाहे वो टाइप रिटन होंगे, चाहे वो कंप्यूटर में पीडीएफ फॉर्म में होंगे, किसी भी फॉर्म में होंगे, हम अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ड है तो हम उनको लीगली वैलिड मानेंगे। ठीक है। तो ग्रांट्स लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक बाय लेइंग आउट दैट दे वर बाय एनी लॉ इंफॉर्मेशन इन एनी अदर मैटर टू बी इन राइटिंग, typewritten, printed form, then such requirement is satisfied if such information or matter is rendered, made available in electronic form, accessible as to be usable in subsequent reference. अब ये तीन बातें जो लिखी है ना बच्चों, ये बस बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिकली अगर आपके पास राइटिंग डॉक्यूमेंट है, टाइप रिटन है या प्रिंटेड फॉर्म में, किसी आगे सब्सिक्वेंट यूज के लिए आपको रखना है, किसी और को उसका एक्सेस देना है, किसी भी फॉर्म में रिटेन करके रखना है, हम इसको लीगल रिकॉग्निशन दे देंगे। ठीक है। प्राइवेट ट्रांजैक्शंस, यानी वही चीज वापस लिखी हुई है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, आपके पर्सनल रिकॉर्ड्स हैं, आपने मिनट्स बना रखी हैं कंपनी की, ठीक है, बोर्ड मीटिंग्स की और स्पेशल रेजोल्यूशंस, ये सारे तुम्हारे ऑर्डर रेजोल्यूशन के मिनट्स बनते हैं। ठीक है। मिनट्स क्या होते हैं? समरी ऑफ बोर्ड मीटिंग, जिसमें आपने पूरी कहानी लिखी, चेयरमैन आए थे, चेयरमैन ने ये बोला, वो सारी चीज अगर आपने पर्सनली भी प्राइवेट ट्रांजैक्शंस में रखी है तो आप इनको भी कोर्ट में प्रूव कर सकते हो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेगा। सेक्शन 4 क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी practically equates electronic record with manual or typed और printed record। मतलब आपके पास अगर फिजिकली कुछ पड़ा है और इलेक्ट्रॉनिकली पड़ा है या टाइप्ड पड़ा है तो वो सब एक ही बात है, हम इसको भी लीगल रिकॉग्निशन देते हैं। सेक्शन 5 डील्स विद रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स, ये अभी हमने पढ़ लिया। ठीक है। इट स्टेट्स वेयर एनी लॉ प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन और एनी अदर लॉ शैल बी ऑथेंटिकेट बाय फिक्सिंग द सिग्नेचर ऑन एनी डॉक्यूमेंट शैल बी साइंड और बेयर। मतलब अगर आपने एनी रिकॉर्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगाया है तो हम उसको लीगली एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। पब्लिक रिकॉर्ड्स, तो वैसे चुप हो गए। अभी तक हम देख रहे थे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉनिकली, सिग्नेचर्स को भी हम क्या करते हैं? लीगल रिकॉग्निशन देते हैं। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर ई साइन है तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड है। ऐसे आ गए पब्लिक रिकॉर्ड्स की, अब प्रोविजन आर प्राइमरी इंटेंडेड फॉर प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। The act then proceed to bring the regime of electronic records and electronic signature in public records। यानी एमसीए में जो फॉर्म्स फाइल कर रहे हो, एमसीए में जो भी डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो, आईटीआर फाइलिंग कर रहे हो, जीएसटी फाइलिंग्स कर रहे हो, इसमें जो भी आप अपने इनवॉइसेस व्हाटएवर आप अपलोड कर रहे हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या उसमें आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगा रहे हो, जीएसटी फाइल हो जाती है रिटर्न्स तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लगता है, तो वो सब लीगली रिकॉग्नाइज्ड है और एक्सेप्टेबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इन सब चीजों को भी अब लीगली रिकॉग्नाइज करता है। हमें पता है, करता है, हम सबको पता है, हम सब इलेक्ट्रॉनिकली शॉपिंग करते हैं, ये सब फाइलिंग्स हमारे पापा लोग करते होंगे ना, आईटीआर वगैरह, जीएसटी वगैरह, ये सब हर कोई कर रहा है, हमें पता ही हो रहा है। पर 2000 में आया था ये एक्ट, तब लोग नहीं करते थे, इसलिए हमें अभी पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है। कि 2000 में उन्होंने इन सबको लीगल रिकॉग्निशन दे रखा था, आज 2023 में आया तो हमें पता है कि ये सब हो रहा है। The filing of any form, the grant of any license, the receipt or payment of any money in particular manner, इन सब को हमने क्या दे रखा है? लीगल। आज जीपे से किसी को पेमेंट कर दिया, पेटीएम से किसी को पेमेंट कर दिया तो पेमेंट वैलिड है। जीपे का स्क्रीनशॉट दिखाते हो कि पेड है तो वो एक्सेप्ट करते हैं ना कि हाँ, अमाउंट हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बैंक अकाउंट। जीपे क्या है? एक इंटरमीडियरी है,
जिसको आप यूज कर रहे हो, एक ऐप है जिसको आप यूज कर रहे हो टू ट्रांसफर योर मनी, तो इनको हमने लीगल रिकग्निशन दे दिया। हमें पता है कि ये हो रहा है, पर 2000 एक्ट में उन्होंने चीजें ले आए थे। डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय सर्विस प्रोवाइडर, सेक्शन 6A बोलता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फॉर दिस चैप्टर फॉर एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू पब्लिक थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस ऑथराइज्ड बाय ऑर्डर एनी सर्विस टू सेट अप, मेंटेन, अपग्रेड कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज एंड परफॉर्म सच अदर सर्विस। कौन हो गए सर्विस प्रोवाइडर्स? कंप्यूटर के लिए, मतलब अभी आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अपलोड कर रहे हो तो गूगल के थ्रू कर रहे हो, एमसीए पे कर रहे हो, आईटीआर की ई फाइलिंग आती है एक वेबसाइट, उस पे कर रहे हो, जीएसटी की अलग एक पोर्टल है उस पे कर रहे हो। ये सब आपके क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स जो आपको ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं कि आप अपनी ई फाइलिंग्स कर सकते हो। ठीक है, जैसे अ पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स एमसीए 21 हैज बीन मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इन्फोसिस। तो इन्फोसिस एमसीए के लिए क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। तो आपकी पोर्टल चला कौन रहा है? इन्फोसिस चला रहा है। ठीक है, पहले ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज चलाते थे। ऐसे ही लाइकवाइज इनकम टैक्स पोर्टल कौन चला रहा है? इन्फोसिस चला रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स। ठीक है, रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, रिटेंशन मतलब रिटेन करना, स्टोर करना, कितने टाइम तक आपको इंफॉर्मेशन रखनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आप कितने भी टाइम तक किसी भी फॉर्म में, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कभी तक भी मेंटेन कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। ठीक है, ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ऑडिट क्या होता है बच्चों? चेक करना, वेरीफाई करना, एग्जामिन करना, दो वर्ड्स। ठीक है, अगर आपके कोई एक इनवॉइसेस हैं और आपके ये बैंक स्टेटमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट्स में अमाउंट आए हुए हैं। ठीक है, अब ये इनवॉइसेस को आप क्या कर रहे हो? वेरीफाई कर रहे हो। तुम्हारे वर्ड्स में बोलूं तो चेक कर रहे हो कि ये अमाउंट हाँ इस इनवॉइस से आया, ये अमाउंट तो इस इनवॉइस से आया, ये अमाउंट इस इनवॉइस से आया। वेरीफाई कर रहे हो, बीइंग सीएस या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, एग्जामिनेशन कर रहे हो कि वो इनवॉइसेस और वो अमाउंट्स मैच कर रहे हैं कि नहीं, और कंपनी में जितना पैसा आया है, जितना एक्सपेंस हुआ है, वो राइटली शोन है कि नहीं आपके टैली डेटा में, आपके फिजिकल मैनुअल डॉक्यूमेंट्स में। तो ये जो ऑडिट होता है ना, ये अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर ये इनवॉइसेस आप मेंटेन करोगे ना, तो हम उसको लीगली रिकॉग्नाइज कर देंगे। कि मतलब ऐसा नहीं है कि ऑडिट करने के लिए वो बोलेगा आप मैनुअल इनवॉइसेस दो, कहाँ है बिल बुक, कहाँ है बिल बुक दिखाओ। अगर आप बोलोगे सर हमारा सब ऑनलाइन सिस्टम है, ये है बिल प्रिंट होता है, वो हम कस्टमर को देते हैं, बाकी हमारे सारे बिल्स यहाँ है। शॉपिंग करने जाते हैं वेस्ट साइड वगैरह तो वो सब ऑनलाइन ही देते हैं, एक बिल पर्ची ऐसे निकाल के बस दे देते हैं, बाकी तो उनके पास सब ऑनलाइन है। तो इसका अगर ऑनलाइन अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का ऑडिट करेंगे, इन डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिट होगा तो वो लीगली वैलिड है। अब आपको मैनुअल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है। तो आईटी एक्ट जो 2000 में आया था तब उन्होंने बोल दिया था कि मैनुअल डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ऑनलाइन है तो उसका ऑडिट भी होगा तो हमें चलेगा। जैसे कल मैंने बोला था टैली, सारी एंट्रीज अब टैली में भी हो जाती है डेबिट क्रेडिट की। चलो अब आता है वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। बार बार वही चीज दी है कि जो भी अब आप इलेक्ट्रॉनिकली कर सकते हो उसको हम वैलिड मान रहे हैं, चाहे वो ऑडिट हो, चाहे आपके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हो, चाहे ई फाइलिंग्स हो। और अब आ गया कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब ईमेल पे अगर मैंने आपको लिखा कि हेलो, जिस किसी का भी नाम, या हेलो स्टूडेंट, आई दिस पर्सन स्टार्टिंग अ न्यू क्लास, प्लीज गिव मी योर कंफर्मेशन दैट यू विल बी कमिंग टुमारो, एंड फिर लिख दिया कि इन पर्टिकुलर 3 days यू हैव टू पे सच अमाउंट ऑफ फीस। अगर आपने ईमेल पे मुझे कंफर्मेशन दिया कि यस मैम विल बी कमिंग फ्रॉम टुमारो, इन नेक्स्ट 3 days विल बी पेइंग द फीस, क्या ये आपके साइड से कंफर्मेशन है? क्या हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ बच्चों? इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल पे हुआ। तो क्या ये वैलिड है? कल को आप डिनाई कर दो कि नहीं हम नहीं आ रहे 3 दिन, या मैं डिनाई कर देती हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी ही नहीं, आपने 3 दिन बाद फीस दे दी, मैंने डिनाई कर दिया कि अब मैं नहीं पढ़ाऊंगी, तो आप लोग क्या मेरे अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो? क्यों? इलेक्ट्रॉनिकली कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा, कोई फिजिकली साइन थोड़ी है ईमेल पे। तो साइन थोड़ी किया है मैंने, किसी भी ईमेल आईडी से तुमको कोई भी ईमेल आ जाए
तो वही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो ऑनलाइन होते हैं उनको भी अब हम लीगली वैलिड मानेंगे। मतलब अगर मैंने, आप लोगों ने बीइंग सीएस किसी भी क्लाइंट से कंफर्मेशन लिया है कि मैं आपका ये काम करूंगी, आप इतना पेमेंट कर दो, अगर उसने पेमेंट कर दिया और आपने काम नहीं किया तो आपके अगेंस्ट सूट फाइल हो सकता है कि सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई है। 2008 में अमेंडमेंट आया था टू द आईटी एक्ट इंट्रोड्यूस अंडर सेक्शन 10A प्रोवाइड्स फॉर अ ग्रेटर एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ई कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम एक्सेप्ट करेंगे, एस्टैब्लिशिंग विदाउट क्वेश्चनिंग इट्स वैलिडिटी इन द आईज ऑफ लॉ। तुम लोग ही बता रहे हो कि लीगली ईमेल को तो हमने वैलिड मान लिया, मतलब लॉ में अब ईमेल पे कोई भी बातों को एक्सेप्ट किया जाता है। एज मोर एंड मोर बिजनेसेस ऑर्गेनाइजेशन रियलाइजिंग द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी गेन्ड बाय ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ई सिग्नेचर्स भी इंक्रीज द लेजिस्लेशन इन सपोर्टिंग इट। मतलब इतना सब बढ़ गया था कि हमें उसको सपोर्ट करना पड़ा, तो अब हमने बोल दिया ईमेल पे भी अगर आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स करोगे तो वो वैलिड होंगे। एक बार केस रीड करना, स्नेहा जोर से पढ़ देना, सुप्रीम कोर्ट वाला, प्रोवाइडेड दिस क्लैरिटी वाला। प्रोवाइडेड से पढ़ ले भले। प्रेजेंट मतलब क्या हुआ था, ईमेल पे उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, टेलीग्राम आजकल तुम लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, अपन सब डॉक्यूमेंट्स अपने सब नोट्स वगैरह टेलीग्राम पे शेयर हो रहे हैं। तो अब जो भी अपन बातें कर रहे हैं टेलीग्राम पे या ईमेल पे, अगर हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो उस पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है, आजकल कंपनीज में अगर किसी का अपॉइंटमेंट भी होता है तो सब ईमेल पे हो जाता है। ईमेल पे आपको बता देते हैं कि इतना इतना आप हमारी ऑफिस की पॉलिसी पढ़ लो, सारे पीडीएफ अटैच कर देते हैं और फिर पूरा अपन मेंशन कर देते हैं इतनी सैलरी मिलेगी, ये आपको काम करना पड़ेगा, ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एवरीथिंग। तो हम इन टर्म्स एंड कंडीशंस को वैलिड मांगेंगे अगर ईमेल पे लिखा है। इन जनरल बताती हूँ, एक मैटर हुआ था जिसमें एक आईटी कंपनी है अहमदाबाद में, ठीक है, उसने क्या किया था, ईमेल पे एक बंदे को अपॉइंट किया था, ठीक है, और साथ में अपॉइंटमेंट लेटर अफिक्स कर दिया था, ठीक है। उस पर्सन ने क्या किया, उस अपॉइंटमेंट लेटर में क्या था कि आप हमारे अपॉइंट होते हो और मैं जिस क्लाइंट के साथ डील करती हूँ आप वहां जाके उनको सर्विस प्रोवाइड करोगे। मतलब इसने इसको अपॉइंट किया था अपनी कंपनी में और जो इसके क्लाइंट है वहां पे उसने उसको बैठने बोला था जाके कि वहां पे तुम्हें काम करना है और एक सॉफ्टवेयर उनके लिए क्रिएट करना है, ठीक है, और उसके बाद वापस इस कंपनी में आ जाना है। तो ये एक क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस आपका अपॉइंटमेंट हो गया कि जब आप ये सॉफ्टवेयर बना दोगे तो आपको 5 लाख रुपीज सैलरी मिल जाएगी। वो हार्डली 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। अब उस पर्सन ने क्या किया, अब ये आपका क्लाइंट खुश हो गया कि भैया हमको तो इस कंपनी ने बढ़िया एक पर्सन ला के दिया जो हमारे यहाँ बैठ के हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके देगा और इसको सैलरी भी यही लोग देंगे। अब क्या हुआ, अब ये क्लाइंट तो उसको पेमेंट देगा ना जो इसने सर्विस दी है। अब क्या हुआ, वो बंदा अपॉइंट हो गया, कुछ दिन उसने काम किया और फिर छोड़ दिया। अब ये क्लाइंट तो रोने लग गया, भाई तुमने मुझसे एडवांस लिया, तुम्हारा तो बंदा चला गया, अभी तो तुमने उसको सैलरी भी देनी थी, ये वो इसका सॉफ्टवेयर भी नहीं पढ़ पा रहा, इसका डिलीवरी, ये इसको गाली बक रहा है कि तुमने मेरा काम नहीं किया और यहाँ ये चला गया। अब क्या उसने अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया था, क्या नहीं किया था, उसने उसको ईमेल किया हुआ था। ईमेल पे इस ओनर ने, जो अहमदाबाद में इस कंपनी की ओनर है, उसने लिख दिया था कि अगर तुम बीच में ये काम छोड़ के जाओगे तो 1 लाख रुपीज तुम्हें पेनाल्टी मुझे पे करनी है, ठीक है। तो उसमें टाइम पीरियड लिखा हुआ था कि तुम्हारा प्रोबेशन पीरियड है 3 मंथ्स का, अगर 3 मंथ से पहले तुम छोड़ के जाओगे तो तुम्हें इतना रुपीज का पेनाल्टी पे करना पड़ेगा। तो वो टर्म कंडीशन वैलिड है। ये पर्सन इसके अगेंस्ट लीगल केस उठा सकता है कि देखो मैंने इसको ईमेल किया था, इसने कंफर्मेशन दिया है मुझे ईमेल पे, हालांकि अपॉइंटमेंट लेटर साइन नहीं हुआ है क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर में और यही सारी टर्म्स एंड कंडीशन रिपीटेडली लिखी थी, पर उसने ईमेल पे कंफर्मेशन दिया था, उसने ज्वाइन भी किया, उसने काम भी स्टार्ट किया, वो इस सॉफ्टवेयर वाली कंपनी में जाके बैठा भी कि मैं इसके लिए सॉफ्टवेयर क्रिएट करूंगा, पर उसने वो काम छोड़ दिया। तो जो ईमेल पे टर्म लिखी थी उसने कि अगर तुम ऐसा छोड़ते हो या टाइम पे नहीं आते हो, उससे बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन, ऑफिस आज इतने रहेंगे, उसने जो टर्म्स कंडीशन तोड़ दी कि तुम नहीं आए हो, काम तुमने बीच में छोड़ दिया है, उसके लिए उसको 1 लाख रुपीज पे करने के लिए वो सूट फाइल कर सकती है। पे करना पड़ेगा कि नहीं ये जज डिसाइड करेंगे, लेकिन वो सूट फाइल कर सकती है। अभी तक बच्चों हमने क्या क्या पढ़ा,
सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं आईटी एक्ट के, ठीक है। आईटी एक्ट जो 2000 में आया है उसके क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं? लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस इंटरचेंजेबल ऑनलाइन थ्रू ई कॉमर्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ई फाइलिंग्स अगर थ्रू गवर्नमेंट एजेंसीज आप करते हो तो आपको क्या मिलेगा? फैसिलिटेशन मिलेगा कि अलाउड है ये। और थर्ड पॉइंट, कुछ एक्ट्स में अमेंडमेंट आया है कि अब आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को भी एज प्रूफ ला सकते हो। सूर्यांश, किसको ये एप्लीकेबल नहीं है एक्ट? हाँ हाँ, गुड। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन चेक, ट्रस्ट, विल, पावर ऑफ अटॉर्नी और इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेल और कन्वेंस को एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर हमने देखे थे कुछ डेफिनेशंस। कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है राज? हाई स्पीड प्रोसेसिंग डेटा, गुड। परफॉर्म क्या करता है? अर्थमेटिकल, लॉजिकल, गुड। बाय सेम चीज है, बाय मैनिपुलेशन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक, ठीक है। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? तुम लोगों को भी याद हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या क्या इंक्लूड? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखे थे डीएससी और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स क्या होता है। तो सेक्शन 3 में डिजिटल सिग्नेचर बताया, सेक्शन 3A में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बताया। दोनों ही वैलिड हैं, दोनों ही ऑथेंटिकेट करते हैं एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करते हैं। इनकी रिलायबिलिटी कुछ 3-4 बातों में रहती है। ये कैसे हम देख लेंगे कि ये रिलायबल है? नहीं, विद इन द कॉन्टेक्स्ट वाला जो सिग्नेटरी है, जो क्रिएशन ऑफ सिग्नेचर है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट है वो विद इन द कॉन्टेक्स्ट, उसको पता है कि वो डीएससी लगा रहा है, ये उसके ही कॉन्टेक्स्ट में ही बात हो रही है। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस उसे पता है, ठीक है, उसी में वो साइन कर रहा है, उसमें कुछ ऑल्टरेशन नहीं कर सकते। जो वो डीएससी लगा रहा है वो उसके कंट्रोल में है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को ऑल्टर नहीं कर सकता। अगर ऑल्टर करता है तो वो डिटेक्टेबल है, इसलिए हम तब बोलेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आपका वैलिड है। अगर कोई इंफॉर्मेशन को ऑल्टर कर रहा है तो वो डिटेक्टेबल है, तब हम बोलेंगे कि हाँ आपका डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या है? वैलिड है। और लास्ट, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उसके बाद हमने कुछ डिफरेंस देखे थे, मीनिंग, पर्पस, वैलिडेशन, सिक्योरिटी, वेरिफिकेशन, टाइप्स और यूटिलिटी। क्या मतलब होता है जिया इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर का? लिंक, वेब लिंक के थ्रू आता है, ठीक है। और डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है, रिलाइज ऑन पब्लिक की। पर्पस क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वेरीफाई करने के लिए होता है और सिक्योर करने के लिए। वैलिडेशन क्या है नम्रता? डीएससी किसी सर्टिफाइड अथॉरिटीज ने क्रिएट करके दिया है आपको। उसके बाद सिक्योरिटी, ई सिग्नेचर्स को आप टैंपर कर सकते हो और डिजिटल सिग्नेचर को आप टैंपर नहीं कर सकते। ई सिग्नेचर्स कब वेरीफाइड नहीं हो पाते, डिजिटल सिग्नेचर्स वेरीफाइड हो पाते हैं। टाइप्स, ये स्कैन्ड इलेक्ट्रॉनिक टिक से आता है, वो अडोब और माइक्रोसॉफ्ट। यूटिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इजी है टू यूज और वो ज्यादा सिक्योर्ड और ऑथेंटिकेटेड है। अब हमने बस देखा कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमारे ई रिकॉर्ड्स हैं, ई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ऑडिट है अगर किसी डॉक्यूमेंट्स का, उनको सबको हमने क्या दे दिया है? लीगल। इवन तुम्हारे कोई प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स भी हैं उनको हमने क्या दे दिया है? लीगल रिकॉग्निशन। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स रिटन हो, टाइप रिटन हो या प्रिंटेड फॉर्म में हो, ठीक है, तो अगर ये 3 फॉर्म में आपके डॉक्यूमेंट्स है तो हम उनको लीगली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। सेम अगर आपके कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हो उसमें आपने ई सिग्नेचर लगा रखा है तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हम ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट मानेंगे, प्लस हम उसको लीगली रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐसी पब्लिक रिकॉर्ड, मतलब आप ई फाइलिंग्स वगैरह कर रहे हो, कोई एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज को कोई आईटीआर फाइलिंग कर रहे हो, कोई लाइसेंस ग्रांट हो रहा है या कोई और अदर डॉक्यूमेंट्स या कोई पेमेंट कर रहे हो, तो इन सब को भी अगर आप ऑनलाइन करते हो इलेक्ट्रॉनिकली तो ये सब लीगली वैलिड है। डिलीवरी बाय सर्विस प्रोवाइडर्स,
कौन होते हैं सर्विस प्रोवाइडर? जैसे इन्फोसिस, गूगल भी एक है, ठीक है, और फिर एमसीए को इन्फोसिस एमसीए के लिए एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। हम जो ई फाइलिंग्स करते हैं, तो ई फाइलिंग्स हम जिस पोर्टल पे करते हैं, वो पोर्टल जो चला रहे हैं, उन पोर्टल्स पे जिनका कंट्रोल है, वो हमारे क्या है? सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। अब रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन कितने भी टाइम के लिए, कुछ भी, कोई भी स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप इलेक्ट्रॉनिकली रख सकते हो। ऑडिट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक, ये सब एक एक दो लाइन के टॉपिक्स है कि हाँ अब इन सबको लीगल रिकग्निशन मिल गया है। उसके बाद हमने देखा था वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस, यानी कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशंस, अगर आप ईमेल्स पे के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो उसमें जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं वो वैलिड है और वो इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड है आपके पास उस चीज का और लीगली रिकग्नाइज्ड है, ठीक है। तो अगर आप ई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उनको भी हमने लीगल रिकग्निशन दे दिया है और एक्सेप्ट करते हैं हम, भले उसमें कोई साइनिंग नहीं है। अब आर्टिब्यूशन एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। आर्टिब्यूशन यानी कोई भी काम आपने किया हो, ठीक है, जब कोई चीज कर दी हो, ठीक है, उसके बाद उसका डिस्पैच कर रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सिंस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन द मेकर रिमेन्स बिहाइंड द कर्टन, अब क्योंकि अब सब ऑनलाइन करो, आपको क्या पता किसने ये डॉक्यूमेंट बनाया। अब मैं यहाँ बैठ के किसी कंपनी की फाइलिंग कर रही हूँ, ठीक है, अब एमसीए को थोड़ी पता है कि डायरेक्टर ने फाइल किया कि साक्षी ने फाइल किया, ठीक है। अब इट वाज रिकॉग्नाइज्ड डिजायरेबल टू मेक द प्रोविजन ऑफ फॉर आर्टिब्यूटल फॉर द रिकॉर्ड, मतलब पता चल जाए कि ये काम आपके लिए हुआ है। एन इलेक्ट्रॉनिक इज आर्टिब्यूटेबल टू द ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर यानी जो सेंड करता हो डॉक्यूमेंट। जैसे मैंने एक ईमेल भेजा तो मैं कौन हूं? ओरिजिनेटर। मैंने जिसको भेजा वो कौन है? एड्रेसी, कि मैंने उसको एड्रेस करके भेजा। जैसे मैंने तुम लोगों को क्लासेस के लिए ईमेल भेजा था तो स्टूडेंट्स एड्रेसी हैं, साक्षी ओरिजिनेटर है उस ईमेल का, और ईमेल जो है जीमेल पे जो हम ईमेल, वो इंटरमीडियरी है, ठीक है। मतलब गूगल उस चीज के लिए इंटरमीडियरी, उसने मुझे जीमेल का एक्सेस मुझे लेने दिया और मैंने अपने नाम से ईमेल से तुम लोगों को ईमेल किया है। द ओरिजिनेटर इज द पर्सन हु एट हुज इंस्टेंस इट was sent in the following case. It was sent by the originator himself, यानी मैंने ईमेल भेजा था। दूसरा, it was sent by person authorized to act on behalf of the originator in respect of that इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी मैंने रक्षिता मैम को बोला था कि मेरी तरफ से तुम लोगों को ईमेल कर दे, तो वो क्या हो गई? मेरी representative. It was sent by the information system programmed by on behalf of the originator system operate automatically. कभी देखिए व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक मैसेजेस जनरेट हो जाते हैं। इंस्टाग्राम पे भी जैसे ही आप हेलो लिखते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट सर्विस योर रिक्वायरमेंट, आपको क्या क्या चाहिए, पेमेंट्स पूछने हैं क्या, लिस्ट ऑफ सर्विसेज पूछना है क्या। व्हाट्सएप पे भी आप अपना एक मैसेज जनरेट कर सकते हो। जैसे वेकेशंस पे जाते हैं, जब तुम सीएस बन जाओगे, ठीक है, बहुत सारे डायरेक्टर से डील करोगे, अब तुम जा रहे हो छुट्टी पे, तुम्हें चाहिए कोई डायरेक्टर के मुझे कॉल और ईमेल्स नहीं है, मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं चाहिए, मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, ठीक है। 10 दिन के लिए तुम व्हाट्सएप मैसेज क्रिएट कर सकते हो बोल के, हे देयर, सॉरी टू बॉदर यू, आई एम ऑन माई वेकेशन फॉर 10 days। जैसे उसने भेजा कि किसी का भी नाम लेके कि हेलो ये काम कराना है, तुरंत वो मैसेज वहां चला जाएगा, तो वो काम उसको होल्ड पे डालना पड़ेगा। जैसे वो ईमेल करेगा तो आ जाएगा कि दिस पर्सन इज अंडर अ मीटिंग, तो अभी आपको रिप्लाई नहीं आएगा। तो आप ऐसे मैसेजेस भी जनरेट कर सकते हो। हमारे लिए ऐसे मत करना, जब सीएस बन जाओगे तब ऐसे मैसेजेस आप जनरेट कर सकते हो। तो ये ऑटोमेटिकली इंटरमीडियरी है, जैसे व्हाट्सएप है, ईमेल्स हैं, ये आपको जनरेट करने देंगे। कभी कभी ऐसे ईमेल्स होते हैं नो रिप्लाई, तुम्हारे इंस्टीट्यूट से आते हैं, ठीक है, तो क्या एक एक को मैसेज करता है इंस्टीट्यूट बैठ के, एक एक ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। वो वन गो में सारे एक्सेल के थ्रू एक ईमेल प्रोग्राम जनरेट करते हैं और सबको ईमेल्स एक साथ सेम ईमेल चले जाते हैं। अभी तुम लोगों का नोटिफिकेशन जैसे आया 8 जुलाई से 31 जुलाई, सबको ईमेल भी आ गया होगा उस चीज का, व्हाट्सएप पे मेन टेक्स्ट भी आ गया होगा, तो वो एक बार में ऑटोमेटिकली सेम नहीं आया एक बार में सेम टेक्स्ट सबको चला जाता है, एक बार में सेम ईमेल सबको चला जाता है। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड ईमेल्स होते हैं, इसको भी हम ओरिजिनेटर बोलेंगे, ठीक है। तो 3 चीजें, जब ओरिजिनेटर खुद या उसका रिप्रेजेंटेटिव या फिर ऑटोमेटिकली आपने इसको जनरेट किया होगा। रिगार्डिंग एक्नॉलेजमेंट ऑफ द रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब अब आपने भेज तो दिया है, उसको एक्नॉलेज कौन करेगा?
the act provide where there is no agreement that the acknowledgement to be given for a particular form, then an acknowledgement may be given by the communication by the addressee, any conduct of the addressee which is sufficient to indicate the originator that the electronic record has been received. अब देख रहे हैं हम कि कब डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाता है. अब ईमेल भेज दे, हमको कैसे पता रिसीव हुआ है कि नहीं. ठीक है, तो या तो उनका कोई रिप्लाई आना चाहिए कि यस. हमेशा देखना ईमेल का, जब आप कोई ईमेल करते हो या आपको कोई ईमेल आता है उसमें नीचे लिखा आता है थैंक यू, गॉट इट, ओके. तीन चीजें ऑटोमेटिकली आती है, कोई भी एक मैसेज आप भेज सकते हो. दैट इज अ कम्युनिकेशन टू अदर पर्सन दैट यू रिसीव्ड द ईमेल, ओके गॉट इट. ऐसे टाइप के कुछ ईमेल्स आते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं हम इन चीजों को, जो ऑटोमेटिकली लिख के आते हैं. ठीक है, तो या तो आप वो भेज दो या आपके कुछ ऐसे कंडक्ट होंगे. जैसे अगर मैंने, तुम लोगों ने मुझे ईमेल किया कि वी वांट टुमारो देयर शुड बी अ नो क्लास. ठीक है, अब मैंने रिप्लाई तो नहीं किया ओके बेटा नो क्लास, तुम सब नहीं आए मैं भी नहीं आई, तो मेरा कंडक्ट से समझ गए तुम अड्रेसी के कि क्लास नहीं है क्योंकि मैम भी नहीं आई है. ठीक है, क्लास नहीं खुली है मतलब क्लास नहीं है. तो या तो उसके कंडक्ट से या उसके एक्चुअल कम्युनिकेशन से पता चल जाता है कि वो चीज एक्नॉलेज हो गई है, वो चीज रिसीव सामने वाले पर्सन को हो गई है. यहां से बच्चों यहां तक एक बार रीड करके आना. जो चीज अभी हमने रीड करी, जो चीज हमने पढ़ी कि यहां से यहां कितना टाइम लगता है, सेम चीज टाइम एंड डिस्पैच. कब हम मान लेंगे कि वो डिस्पैच हो गया है? दो टॉपिक्स नहीं है तो क्या है, हेडिंग है. ये तीन है ना, ये तीन पॉइंट, ये दो पॉइंट्स भी नहीं है, ये है. तुम्हारे पास तो न्यू बुक होनी चाहिए ना. अच्छा दीदी, ओके ओके, ये पैराग्राफ नहीं है. ठीक है, तो फिर हम कल क्लास में एक बार डिस्कस कर लेंगे फिर. ठीक है, अभी मुझे तुम लोग अपने वो दिखा दो आंसर्स.